नमस्कार साथियों। बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा जो आगामी 14 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। इन फैक्ट से सीधे तौर पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे उनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण इकाई आपसे कई बार पूछा गया है कि प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। ध्यान रखिएगा, प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसकी इकाई वेबर बाई मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग टेस्ला कहते हैं, ये होती है। तो पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो टेस्ला। ध्यान रखेंगे। अगला चीज होता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, हर्ज। हेनरिक हर्ज के सम्मान में आवृत्ति की इकाई हर्ज कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग जो ध्वनि सुन पाते उसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। इस ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड। हम केवल उसी को सुन सकते हैं। आप जानिएगा कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, परंतु ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज। ऐसे ध्यान रखिएगा। हम जो साउंड सुन पाते उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है, 20,000 हर्ज के बीच होती है। इसके बीच की जो ध्वनि है इसको हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इससे पहले की जो ध्वनि होती है, इससे कम आवृत्ति की ध्वनि, इसको अवश्रव्य कहते हैं। इसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती, इसको हम लोग इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कहा जाता है कि कुत्ता इत्यादि इस ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे भूकंप आदि प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो इनकी सूचना पक्षियों और अन्य जीवों को कैसे लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि इस दौरान एक साउंड इमिट होता है शुरुआती दौर में, वो इंफ्रासोनिक होता है, अवश्रव्य ध्वनि होता है, जिनको कुछ पक्षी और जीव जो है वो अनुभूति कर सकते हैं। और इसके बाद की जो ध्वनि होती है इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को उत्सर्जित करता है और इसी से चमगादड़ को आंख नहीं होता, लेकिन वो अपने अंदर से पराश्रव्य ध्वनि को उत्सर्जित कर सकता है और इसी से वो अपने रास्ते में आने वाले रुकावट को पहचान पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक। भूकंप इत्यादि में ये तरंगे उत्सर्जित होती है, ध्यान रखिएगा। और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का ऑडिबल, जिसको श्रव्य कहते हैं, इसको हम लोग सुन पाते हैं। और इसके बाद का जो होता है वो पराश्रव्य। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि जो सोनार होता है, सोनार का काम क्या करते हैं। सोनार का उपयोग किया जाता है कि समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, कितनी गहराई पर कोई वस्तु है। जैसे आपसे कहा जाता है कि टाइटैनिक पनडुब्बी समुद्र में डूब गया, उसके अवशेषों का पता लगाने के लिए जो दूसरी पनडुब्बी गई थी वो भी डूब गई। कैसे पता लगाया जा सकता है कि कितनी गहराई पर है। तो एक उपकरण उपयोग करते हैं, इसका नाम कहते हैं सोनार। उससे जो ध्वनि उत्सर्जित होती है वो कौन सी ध्वनि होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, हर्ज, और ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। और सामान्यतः लगभग 100 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है ये हमारे कान को क्षति पहुंचा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। इसी से मिलता जुलता एक यूनिट होता है, इसको कहते हैं डॉब्सन यूनिट। बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर इन जगहों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे
आप जानते होइएगा कि ओजोन परत में छिद्र का पता चला, आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। और ओजोन परत की मोटाई कितनी है इसको मापने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं इसको हम लोग डॉब्सन यूनिट कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसको डॉब्सन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आजकल चर्चा में एक यूनिट काफी रहा, बैरल। बैरल क्या होता है? तेल इत्यादि। अभी जो एलएनजी मतलब पेट्रोलियम का जो विवाद, जो खाड़ी युद्ध चल रहा, उसमें ये यूनिट बैरल शब्द कई बार चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैरल क्या है। ठीक है, बैरल क्या है? तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग लेते हैं उसकी को मापने की ये इकाई है। और आपसे पूछा जाए कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है तो 159 होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। बैरल हो गया, तेल इत्यादि जो मापते हैं वो बैरल में। और आपने जाना कि जो ओजोन परत है इसकी का जो थिकनेस है वो उसको मापने के लिए हम लोग डॉब्सन यूनिट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि जो जीवाश्मों की आयु होती है, जो जीवाश्म है, मान लेते हैं कि हमें कोई जीवाश्म प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के काल का कोई अवशेष प्राप्त हो गया, उसकी आयु हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। जीवाश्म की आयु अगर आपको ज्ञात करनी है, इसके लिए जो विधि उपयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग, इसमें उपयोग करते हैं C14 का। कार्बन का एक अपरूप होता है कार्बन 14, इसका उपयोग हम लोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक और चीज पूछा जाता है कि अगर आपको चट्टानों की आयु ज्ञात करनी है, चट्टानों की आयु, तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग एक चीज का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग जो विधि उपयोग करते हैं उसको यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। इसमें यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम डेटिंग से हम लोग चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मान लीजिए कि कोई आपको पौधा मिल जाए, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इस पौधे की आयु कितनी है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज काउंट करते हैं, इसको एनुअल रिंग कहते हैं, वार्षिक वलय। वार्षिक वलय, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग का उपयोग करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पौधे की आयु तो आप वार्षिक वलय से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन पौधे की ग्रोथ को, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एक चीज उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं जीएम काउंटर। जीएम काउंटर क्या है? तो पौधे की वृद्धि को मापने के लिए हम लोग जीएम काउंटर का उपयोग करते हैं। पौधे की वृद्धि मापने के लिए जीएम काउंटर, जबकि पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग वार्षिक वलय का उपयोग करते हैं। अगला चीज आपसे पूछा जाता है कि एक चीज होती है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। खोजकर्ता हेनरी बैक्वेरेल साहब, रेडियो सक्रियता जिसकी खोज कई बार आपसे पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो रेडियो सक्रियता के जो खोज करता है वो हेनरी बैक्वेरेल साहब है। और इसकी इकाई आपसे कई बार पूछी गई है, ये होती है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती? क्यूरी। रेडियो सक्रियता का यूनिट जो हम लोग उपयोग करते हैं वो क्यूरी होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक सामान्य सा बल की अगर बात करें तो बल का जो हम लोग एसआई मात्रक लिखते हैं वो कुछ दूसरा लिखते हैं, लेकिन न्यूटन साहब के सम्मान में बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन।
इसका सीजीएस मात्रक भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। ध्यान रखिएगा, बल का सीजीएस मात्रक डाइन उपयोग करते हैं। दाब के लिए, प्रेशर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं पास्कल का। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ध्यान रखिएगा, प्रेशर का एसआई मात्रक हो गया पास्कल। अब ये तीन चीज आप ध्यान रखिए। एक चीज होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितनी दूरी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि खगोलीय इकाई किस वस्तु की इकाई है, किस चीज की को रिप्रेजेंट करता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। ठीक है, ये किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक चीज होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, जिसको आप कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और अगला चीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं पारसेक। पारसेक ये भी दूरी की इकाई है। ये एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक दूरी की इकाई है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज जानिए कि कई उपकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि रक्त दाब मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे ले रहे हैं, एस्फेग्नो मैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए हम लोग एस्फेग्नो मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, रक्त दाब मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम लोग एस्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। हृदय की गति, मतलब हार्ट बीट हमको मापना, तो आला नहीं होता, उसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की धड़कन मापने के लिए करते हैं। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि समुद्र की गहराई मापनी है, तो किसका उपयोग करेंगे? हैदोमीटर का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग हैदोमीटर का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कहा जाए कि दूध की शुद्धता ज्ञात करनी है, तो लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। अब कुछ और बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो एसआई मापन प्रणाली है, एसआई जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, इसके अनुसार से 7 चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया, 7 चीजों को मूल राशि माना गया, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या क्या है और इसके लिए मात्रक क्या क्या है? तो एक चीज होता है लंबाई। लंबाई के लिए क्या उपयोग करते हैं? मीटर। दूसरा चीज होता है द्रव्यमान। ठीक है, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं केजी। अगला चीज होता है समय, इसके लिए समय का एसआई मात्रक हो गया सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अगला चीज होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मोल। ठीक है, इसके बाद होता है विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। ठीक है, अगला चीज जो होता है इसको कहते हैं ज्योति की तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति की तीव्रता, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं कैंडेला। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा कि ज्योति की तीव्रता का, लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक हम क्या उपयोग करते हैं? तो कैंडेला उपयोग करते हैं।
ज्योति की तीव्रता के लिए हम लोग कैंडेला उपयोग करते हैं। कई बार विद्युत धारा के लिए भी पूछा गया, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ चीज आप ध्यान रखिए। क्या क्या ध्यान रखना? तो जैसे किसी का डायमेंशन लिखना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का विमान लिखना, तो इसके लिए हम लोग ये 3 टर्म उपयोग करते हैं, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी। ठीक है। कैपिटल एम का उपयोग हम लोग मास के लिए करते हैं, यानी द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैपिटल एम का। कैपिटल एल का उपयोग लेंथ यानी लंबाई के लिए करते हैं, और कैपिटल टी का उपयोग हम लोग समय का करते हैं। ठीक है। तो डायमेंशन लिखते वक्त हम इन्हीं के पावर के रूप में दिखाते हैं, इन्हीं के घात के रूप में दिखाते हैं। तो कुछ चीजों का डायमेंशन जो आपसे पूछा जा सकता है, एक चीज होता है संवेग। ठीक है। संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव्यमान जिसको आप मास कहते हैं, और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसका यूनिट और डायमेंशन कई बार आपसे पूछ दे। द्रव्यमान के लिए यूनिट क्या उपयोग करते हैं? केजी। और वेग के लिए कहते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो द्रव्यमान के लिए आप लिखिएगा कैपिटल एम, मीटर लेंथ है तो लेंथ के लिए लिखिएगा एल, और टी है टाइम, टी का पावर -1। आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि संवेग की विमा को लिखकर आप बताएं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख पाइएगा। ऐसे ही अगला जो फिजिकल क्वांटिटी जो कई बार पूछा गया है, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, इसकी इकाई और विमा का मान समान होता है। संवेग और आवेग, कुछ चीज ध्यान रखिएगा, जैसे संवेग और आवेग, इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला दूरी, जिसको आप कहते हैं डिस्टेंस, और अगला होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप कहते हैं विस्थापन। इसकी भी इकाई और विमा का मान समान होता है। अगला कार्य और ऊर्जा, कार्य, कार्य जिसको आप कहते हैं वर्क, और दूसरा ऊर्जा, इसकी भी इकाई और विमा, अर्थात इन तीनों चीजों के यूनिट और डायमेंशन का मान क्या होता है? सेम होता है। संवेग और आवेग की इकाई और विमा का मान समान होता है। दूरी और विस्थापन के इकाई और विमा का मान समान होता है। कार्य और ऊर्जा की इकाई और विमा का मान समान होता है, ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर एक दो चीजों का आपको यूनिट और डायमेंशन लिखना बता रहे थे। यहाँ बल के लिए देखिए, ठीक है, बल की बात करें, ठीक, कैसे लिखेंगे? तो बल के लिए आप जानते होइएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए लिखिएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण कैसे लिखते हैं ध्यान रखिएगा। अगर त्वरण कहीं पूछ दे तो आप कहिएगा कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग के लिए आप यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और समय के लिए आप लिखिएगा सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लिख पाए। तो यहाँ देखिए, अगर इसका आप डायमेंशन लिखना चाहें तो केजी के लिए आप लिखिएगा कैपिटल एम, डायमेंशन लिखें तो केजी के लिए कैपिटल एम, और मीटर लेंथ है इसके लिए एल, और सेकेंड टाइम है तो टी का पावर -2, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे MLT का पावर -2 जनरली लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना आता हो, लिखने में 3 ही चीज ध्यान रखना कि द्रव्यमान के लिए हमें कैपिटल M उपयोग करना, केजी द्रव्यमान है, M मीटर लेंथ है इसके लिए कैपिटल L का उपयोग करते हैं, और टाइम इसके लिए हम लोग कैपिटल T का उपयोग करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको दाब का पूछ दे, प्रेशर का पूछ दे, ठीक है, दाब का पूछे, तो दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल होता है एरिया, ध्यान रखिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को
हम लोग दाब कहते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात कि दाब के लिए जो एसआई मात्रक उपयोग करते हैं, पास्कल। इस उपकरण से दाब को मापा जाता है, वायु दाब को बैरोमीटर से। वायु दाब मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर। अब इसके ये यूनिट और डायमेंशन देखिए, तो आप बल के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, सामान्यतः लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया का स्क्वायर, हाँ मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो इसको आप मीटर इंटू मीटर कह सकते हैं। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो केजी मीटर का पावर -1 और सेकेंड का पावर कितना हो जाएगा, -2। ये इसका यूनिट हो गया। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो मास के लिए आप क्या लिखिएगा, कैपिटल एम लिखते हैं। लेंथ के लिए कैपिटल एल, एल का पावर -1। और टाइम के लिए टी, तो टी का पावर -2। ऐसे आप इसके लिए यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं। एक और लिख के आपको बताया जा रहा है, अगर आप कार्य के लिए करें, ठीक है, कार्य क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगे और बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, एफ डॉट एस का। आगे चल के पढ़िएगा, ये होता है बल, बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। बल लगे और बल की दिशा में विस्थापन हो तो हम लोग उसको कार्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखें तो केजी मीटर और सेकेंड का पावर -2, ये फोर्स के लिए होता है। विस्थापन के लिए आप देखें डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल एम, तो ये केजी मीटर का पावर 2 और सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन लिखें तो मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, तो एल का पावर 2 और टी का पावर -2। तो ऐसे ही आप यूनिट एंड डायमेंशन लिख सकते हैं। अब आगे वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको पढ़ना। वेक्टर और स्केलर की बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता, उसको हम लोग कहते हैं अदिश। अदिश, बस छोटा सा टर्म इसमें आपको समझना है, एक होता है अदिश, एक को कहते हैं सदिश, ठीक है। सदिश किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, परिमाण भी हो और साथ ही साथ जैसे 5 एम्पियर लिखते हैं, ठीक है, तो ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और एम्पियर क्या है, इसका यूनिट, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं 10 न्यूटन, 10, तो 10 इसका क्या है, परिमाण है, मतलब कुछ नंबर में जो क्वांटिटी हो उसको उसका परिमाण कहते हैं, और उसके बाद जो लिखते हैं वो उसकी इकाई होती है। जैसे आप लिखते हैं, आप लिखते हैं 10 जूल, ठीक है, 10 जूल, तो जूल क्या है, इकाई है, 10 क्या है, परिमाण है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को, ऐसे भौतिक राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश कहें तो इसमें केवल परिमाण हो। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि निम्न भौतिक राशियों में कौन सी भौतिक राशियां सदिश हैं या कौन सी अदिश हैं, तो कुछ याद कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। जो आप याद कर लेंगे उसको छोड़ के दूसरा जो होगा वो सदिश और अदिश, या तो सदिश हो सकता है या अदिश हो सकता है। तो सदिश को याद कर लें, सदिश के बारे में पता हो, तो अगर सदिश नहीं है तो वो क्या होगा, अदिश होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे पहला विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। अगला चीज है वेग, वेग। विस्थापन क्या होता है, आपसे कोई पूछ दे तो कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है और जहां अंततः पहुंच जाती है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम पाथ, न्यूनतम जो दूरी होगी उसी को विस्थापन कहेंगे। जैसे ऐसे कोई वस्तु चली, ए से चली, बी पर पहुंच गई, ठीक है, इस रास्ते पर चली, वो इस रास्ते की वास्तविक लंबाई जो होगी वो दूरी होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम एक सरल रेखा मिला दें, इस रास्ते का जो न्यूनतम डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी हुई, इसी को विस्थापन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन हो गया वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसके बाद त्वरण, त्वरण, इसके बाद हो गया संवेग, संवेग, ठीक है, इसके बाद हो गया बल, बल, फोर्स, ठीक है, बल हो गया।
इसके बाद मान लेते हैं कि एक चीज हो गया विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत जो है वो स्केलर होता है, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये हो गया वेक्टर हो गया। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? वेक्टर। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, कुछ सामान्य एग्जाम्पल हमने बताया। ये सदिश का एग्जाम्पल हो गया, ये सदिश नहीं, जैसे अदिश का आ जाए तो दूरी हो गया। ठीक है, चाल हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया। हाँ, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, आपसे कहा जाए रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये क्या होगा? तो ये आपका स्केलर होगा। कुछ सामान्य वेक्टर जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, मतलब विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, हाँ, बल हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये आपके सदिश राशियां। ऐसे ही हम लोग एक एक करके फैक्ट को कलेक्ट करेंगे। यदि आपको ये चीज अच्छा लग रहा है और लग रहा हो कि हमारे काम का कुछ है, तो आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।